सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, और आपको देखकर और खुश हो गए। मेरा भी यही हाल है। आपको और सारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है ना? बिल्कुल। तो हमारे जो श्रोता है कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो आज का विषय है वो हम बता दें ताकि श्रोता उन मुद्दों से जुड़ी हुई बातें भी लिख भेजें। एक तो हम आज उन्हें घुमाने ले चलेंगे। हाँ। सापुतारा आप भी चलेंगी, और सापुतारा की खासियत ये है कि बहुत ही पहाड़ पर स्थित है और बहुत सुंदर नज़ारा होता है, खासतौर से झील पर कश्ती जब चलती है तो वो बोटिंग का बड़ा अलग आनंद आता है। और जब सूरज की रश्मियां उस पर पड़ती हैं सुबह सुबह, तो वो अद्भुत नज़ारा देखते बनता है। और बारिश के मौसम में वहां जाना चाहिए। तो श्रोता अगर गए हैं सापुतारा तो अपना अनुभव साझा करें, और नहीं गए हैं तो वहां के बारे में जाएं। और मुझे कुछ कहना है, यानी सेल्फी सुखद यादें या जानलेवा। यानी जब हम घूमने जाते हैं तो हम इतने ज्यादा वहां पर है ना घुल मिल जाते हैं उस मौसम से और उस वातावरण से, और भूल ही जाते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए या कितनी गहराई पर पहुंच गए हैं। और खासकर युवा जो है इतना यानी जान जोखिम में डाल के सेल्फी लेते हैं, तो कभी कभी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं भी हो जाती है। अभी आप खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी फूलों के साथ ना, बिल्कुल फूल पीछे और आपका चेहरा आगे, और ऐसा लग रहा था कि फूल आपके बालों पर अटक गया है। लेकिन बड़ी नजाकत से और सोच समझ के कि कैसे देखे कि कहीं ऐसा कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना अटका हो पेड़ पर। तो ये जो संभाल के आप सेल्फी ले रही थी, ये हमने सभी श्रोताओं को बता दिया है कि ऐसे ही सजगता के साथ सेल्फी लेना चाहिए, कि भूल न जाए कि हम किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और वहां सेल्फी ले। और तो और सोनाली जी, ये भी होता है कि पहाड़ों पर जब जाते हैं तो किनारे किनारे कुछ बेंचेस बनी होती है, पत्थर की बेंच बनी होती है, और जिस पर आराम से लोग बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि खड़े होकर भी सेल्फी लेते हैं। उस पर वो बहुत ही जोखिम का काम है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमीन धसकती है, तो उसके नीचे कितना खोखलापन है और कितनी जमीन मजबूत है ये पता नहीं होता, इसका हमें अंदाज नहीं होता है। तो और ये तो बात रही कि जहां हम घूमने जाते, कभी कभी तो है ना युवा वर्ग ट्रेन में से, फ्लाइट में से, और भी ऐसी ऐसी जगहों से, हाँ, ऊपर ब्रिज बना हो उसमें लटक के ऐसे लेते हैं कि डर ही लगता है देख के कि क्या हो जाएगा, और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती भी हैं। चलती हुई गाड़ी से आजकल ये फैशन है। एक आलिया भट्ट की फिल्म आई थी, आपको याद हो तो, हाईवे मेरे ख्याल से, तो उसमें वो जा रही हैं और बाहर हाथ निकाल के सेल्फी ले रही है, तो वो शूटिंग है। ये याद रखना चाहिए उनको कि उन्होंने बाकायदा शूटिंग की है, ऐसा नहीं कि चलते रास्ते में सेल्फी ले रही हैं। और अगर आप खुली सड़क पर ऐसे जाके सेल्फी ले रहे हैं, वहां पीछे से कोई ट्रक आ रही, कोई बस आ रही, जिसको पता नहीं है, तो एक टच भी हुआ तो फिर जान चली जाती है। तो ऐसी तमाम बातें हैं। हम इंतजार करेंगे कि हमारे श्रोता भी ऐसी कुछ विषय पर लिख भेजे। और साथ ही पिता पुत्र का रिश्ता, जिस विषय पर ज्यादा बोलते नहीं है लोग, क्योंकि ये रिश्ता थोड़ा सा, इस रिश्ते में ना जनरेशन गैप के कारण थोड़ी खटास आ जाती है कि पिताओं को ऐसा लगता है ना कि पुराने जमाने में हम अपने बाबूजी को ऐसा सम्मान देते थे, और आज हमारे बच्चों से वो नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत सारे घरों में मित्रत्व का भी भाव होता है। तो आपके घर में कैसे है? आप जो पिता पुत्र जो है उसमें दोस्ती का रूप है या फिर पुराने जमाने की तरह डांट और मार है? तो लिख भेजेंगे हमारे श्रोता और हम टिप्पणियां पहुंचाएंगे। और इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस पर भी हम चर्चा करेंगे जी, तो हम उस विषय पर बातचीत करेंगे। अब क्या करें, एक गाना सुन लेते हैं। सुनते हैं।
की बात जब आती है तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आप तो खिलखिला पड़ी। समझ में आ गया कि सापुतारा घूमने चल रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि सापुतारा कभी गई हैं? गई हूँ। हाँ, तो बस वो खिला खिला सा चेहरा सामने आ गया। वहाँ के जो कुदरत के नज़ारे हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये कहा जाता है कि गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन है जो हाँ बड़ी खूबसूरती है, छोटा सा लेकिन कितना प्यारा है। हरे पहाड़, झील, ठंडी हवा, जैसे अचानक वहां से निकलकर कोई हम मिनी मसूरी पहुंच गए हैं, ऐसा एहसास दिलाता है। हमें तो लगता है गुजरात में बस गर्मी गर्मी होती है, लेकिन कितना सुहाना मौसम होता है वहाँ। सबको यही लगता है, लेकिन सापुतारा तो पूरी तरह ग्रीन पैराडाइज है ममता जी। खासकर मानसून और उसके बाद के महीनों में पहाड़ बादलों से घिरे रहते हैं, झरने बहते हैं और झील के किनारे नाव चलाने का मजा, ओफ आहा, क्या बात है। ये तो बिल्कुल दृश्य खींच दिया आपने। और सुबह सुबह या शाम को जब सूरज ढल रहा हो या सूर्योदय हो तो ये नज़ारा बस दिल चुरा लेता है। पास में एक सनसेट पॉइंट है और सनराइज पॉइंट भी है जहाँ से पूरी घाटी का दृश्य दिखाई पड़ता है। और वहाँ पर आर्ट गैलरी भी है जहाँ आदिवासी कला दिखाई पड़ती है। एक छोटा सा गार्डन भी है, हनी बी सेंटर भी है और सबसे मजेदार कि वहां पर केबल कार है। उससे झील और जंगल का जो सबसे ऊंचाई वाला दृश्य होता है वो देखने का मजा कुछ और ही होता है। और वहां पर आप रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं, कुछ सरकारी रिजॉर्ट है। खाने में तो गुजराती थाली का मजा हम उठा सकते हैं और पहाड़ी हवा में चाय पकोड़े, आहा हा हा। क्या बात है। और गुजराती खाने में जो ये फाफड़ा, ढोकला, जलेबी और ये सब तो फिर मिलेगा ही मिलेगा। फाफड़ा का नाम लिया तो जलेबी तुरंत याद आ गया। उसका कॉम्बिनेशन ही है। बिल्कुल। और बहुत सारी जगह है यहाँ पर घूमने लायक। एक तो हटगढ़ का किला है। हाँ, ये किला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ये किला लगभग 3600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक आप जा सकते हैं। साथ ही कलाकार गांव जैसे आपने जिक्र किया, यदि आप कला और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो आपको आर्टिस्ट विलेज देखने जाना चाहिए। यहाँ पर बांस की कलाकृतियां, वारली पेंटिंग, हस्तशिल्प की बनी हुई वस्तुएं पर्यटकों का मन मोह लेती है। और पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर हाथी, हिरण, भालू और बहुत सारे वन्य जीव दिखाई पड़ जाते हैं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये अभ्यारण्य बहुत ही सुखद अनुभूति देता है, सुंदर अनुभूति देता है। साथ ही जीरा फॉल्स वाघई के नजदीक स्थित जीरा फॉल्स है और बारिश में झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और इसके अलावा सापुतारा म्यूजियम में डांग जनजाति के लोगों का इतिहास, उनका रहन सहन, पोशाक, बर्तन, मिट्टी और लकड़ी की कलाकृतियां हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करती है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। लेक गार्डन है और संत श्रृंगी देवी मंदिर है, गुलाबवाड़ी है, पांडव गुफाएं हैं, स्टेप गार्डन है, सनसेट पॉइंट है, नागेश्वर महामंदिर और शबरी धाम भी है और मधुमक्खी केंद्र जिसका हमने अभी जिक्र किया था। ये जगह भी है जहां पर पर्यटक जा सकते हैं और देख सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन सावधानी से। और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि पिछले साल मैं मेरे अपार्टमेंट के 20 लोगों के साथ सापुतारा घूमने गया था। बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोगों ने टेंट में स्टे किया था जो एक अनोखा अनुभव था। दिन में रोप एक्टिविटी, फन फेयर और लोकल फूड था। रात में फायर कैंप था जिसमें बहुत सारे आदिवासी नृत्य, फोक डांस भी हमने देखे थे और बच्चों के साथ हम बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो सापुतारा का सफर बहुत सुहाना होगा। फिलहाल इस गीत के साथ हम सफर करते हैं और उसके बाद श्रोताओं की टिप्पणियां लेंगे।
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ओहो हो, आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वैसे सफर कभी पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। जहां भी जाते हैं तो ख्वाहिश अधूरी रह जाती, लगता है कि यहाँ दोबारा आएंगे। पर उस सफर की यादें हमारे दिलों में राज करती है ना। हाँ बिल्कुल। तो एक हमारे साथी लिखते हैं, सापुतारा भारत के गुजरात राज्य के डांग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जो पश्चिम घाट पर्वतमाला पर स्थित है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के करीब है। और इन्होंने लिखा है कि यह महाराष्ट्र की सीमा के करीब है और सापुतारा में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थान है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर जलप्रपात, सापुतारा झील, सनसेट पॉइंट और कई अन्य। सापुतारा के प्राकृतिक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप प्रकृति की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में सापुतारा जरूर जाएं। और वही मौसम सही रहता है, मुफीद रहता है, जहां जब अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये शहर के केंद्र में स्थित एक शांत और सुंदर मानव निर्मित झील है और यहाँ नौका विहार, बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। टेबल पॉइंट है। इस स्थान से सापुतारा के आसपास की घाटियों और जंगलों का मनोरम दृश्य दिखता है। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्थान है। सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट, इन जगहों से सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारों का अनुभव किया जा सकता है। और पुष्पक रोपवे है। ये हिल से दूसरी हिल तक जाने का एक रोमांचक तरीका है जो पर्यटकों को आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का अद्भुत अनुभव कराता है। और आज हम एक जरूरी मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। जी। क्या कोई और टिप्पणी है आपके पास पढ़ना चाहती हैं? बहुत सारे हमारे साथियों ने उसी तरह की बातचीत लिखकर भेजी है। वही की जानकारी, कुछ अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं हमारे श्रोता। अगर आएंगी टिप्पणियां तो हम उन तक पहुंचाएंगे। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम याद करते हैं। ये इसलिए कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में ये दिन याद किया जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तकरीबन 500 से भी अधिक देसी रियासतों का एकीकरण करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार पटेल हमेशा एकता का संदेश देते थे। राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए एकता की आवश्यकता पर बल देता है। और इस दिन विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता
दिखाता है जो हमारे इतिहास, संस्कृति और विविधता में एकता के बारे में लोगों को जानकारी देता है। और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम याद करते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय पर बहुत सारी टिप्पणियां लिखकर भेजी है। तो बताइए क्या लिखी है, पढ़िए। पहले गाना सुन ले। जी ठीक है, सुनते हैं ये गाना। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। रिश्तों की कहानी थी, मतलब बारीक, मतलब बहुत सूक्ष्म बुनावट की फिल्म थी ये। और आज अब हम बात कर रहे हैं पिता पुत्र के रिश्ते की। ये भी बहुत ही एक संवेदनशील रिश्ता कह लीजिए, क्योंकि बचपन में जो है ना बच्चे और यानी पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, आगे चल के रिश्ता थोड़ा सा बदल जाता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जनरेशन गैप की बाधा आ जाती है, पर अभी भी बहुत सारे घरों में पिता को वही सम्मान जो पुराने जमाने में दिया जाता है। कुछ घरों में मित्रत्व का भी भाव होता है उसमें। पहले के जमाने में तो सोनाली जी ऐसे होता था कि बेटे पिता से आंख मिलाकर बातें नहीं कर सकते थे, सिर झुका के बातें करते थे। और घर में पिता की आमद, पिता का आगमन, यानी कि जैसे घर
में कर्फ्यू सा लग जाता था। सब डर अमूमन सभी घरों में कि डर, एक पता नहीं क्या डर था। और ऐसा नहीं था कि पिता कोई बहुत खौफनाक तरीके से आए और आक्रमण किया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बनाया जाता था कि देखो अरे अभी पिताजी आ जाएंगे, देखो ये काम कर लो नहीं तो पिताजी आ जाएंगे, वो डांटेंगे। जबकि न डांट पड़ती थी न मार पड़ती थी, फिर भी सब लोग पढ़ने बैठ जाते थे। हाँ, सब अपना अपना काम छोड़ के। बिल्कुल कि पिताजी के आने का टाइम है तो आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। और दरअसल पिता तो उनका स्थान बहुत ऊंचा माना गया है और हमारी ताकत, हमारे संबल होते हैं। ये कहा जाता है कि वो एक छतनार पेड़ की तरह होते हैं जो हमेशा छाया देते हैं। और उस पिता का होना मतलब बहुत सारी कठिनाइयों से पार पा जाना। बहुत सारा ऐसा निर्णय जीवन में लेना पड़ता है जब लगता है कि पिता होते तो मैं इनसे पूछ लेती। ये हम सबके साथ होता है। तो पिता का जो ओहदा है, जो उनकी जगह है, कोई ले नहीं सकता है। उनका वर्ताव हालांकि पहले के जमाने में थोड़ा सा सख्त हुआ करता था, लेकिन वो नारियल की तरह, जैसे नारियल के छिलके बाहर से देखने पे बहुत सख्त होते हैं, जब तोड़ो तो अंदर से मुलायम सफेद शफाफ होता है। तो ऐसे ही पिता का रूप होता है। और वे चाहते हैं कि उनका बच्चा हर परिस्थिति का डटकर सामना करे, इसलिए उनका व्यवहार थोड़ा सा सख्तीपूर्ण हो जाता था। और उनकी सख्ती, अनुशासन पूर्ण व्यवहार कभी कभार बच्चों को दुखी भी कर देता है। पर एक उम्र के बाद बच्चों को ये महसूस होता है कि हमारे पिता का सख्त व्यवहार या अनुशासन के कारण ही आज हम अपने जीवन में सफल हुए हैं। दरअसल हर रिश्ते में थोड़ी खटास तो आ जाती है कभी कभी, जब पिता पुत्र के रिश्ते में जनरेशन गैप आ जाता है। पिता अगर पुराना जमाना याद करें और उसी पुराने जमाने की लकीर पर चलते रहें तो फिर दिक्कत होती है। तो उन्हें ये महसूस होता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता से हम सभी डरते थे, वो घर आते थे तो सब लोग खेलना छोड़कर बैठ जाते थे, वगैरह वगैरह। ये बातें उनके जहन में आती हैं। वही उम्मीद वो आने वाली जनरेशन से करते हैं, अपने बच्चों से। बस वहां पर टकराव की नौबत आ जाती है। पर बदलते जमाने के साथ ममता जी, अगर हमने भी ये स्वीकारना शुरू कर दिया कि पिता पुत्र के रिश्ते में भी अगर दोस्ती आ जाए तो ये रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा खूबसूरत होगा ये रिश्ता। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब यहाँ पिता पुत्र के रिश्ते की हम बात करेंगे। यहाँ एक ले लेते हैं ब्रेक छोटा सा। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज,
आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और सोनाली जी खोई हुई है श्रोताओं की टिप्पणियों में, और हम भी खो गए थे, लेकिन ये देखिए सामने आ गई है ये टिप्पणी जिसे हम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि पिता पुत्र का रिश्ता, मेरे बेटे और मेरे श्रीमान जी का रिश्ता कुछ ऐसा है कि पापा डांटते नहीं पर फिर भी उनसे डरते हैं। ये कुछ ऐसी बात हो जिसमें कुछ चाहिए हो तो खुद बोलता नहीं, मुझसे बोलकर अपनी बात को सामने रखते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ काम हो मांगा हो और वो मिले नहीं, पर पता नहीं क्यों अपने पापा से डरता है और सामने कुछ बोल नहीं पाता। अपने पिता से डरना अच्छी बात है, उनकी किसी बात को इग्नोर नहीं करना ये भी अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है ना ममता जी की मम्मियों का सैंडविच हो जाता है इस रिश्ते में, क्योंकि पापाओं को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बस अपने बेटे का ही ध्यान रखती है, और बच्चों को लगता है कि इन्हें तो बस हमारी पड़ी ही नहीं है, ये तो बस अपने पतिदेव में ही लगी रहती है। वो कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि आप तो पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, संतान मोह में बिल्कुल डूबी हुई हो, अंधी हुई हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो ये अक्सर होता है पिता पुत्र के रिश्ते में। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज के समय में पिता पुत्र का रिश्ता आपसी सम्मान, समझ, खुले संवाद और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। पिता को अपने बेटे को बिना शर्त प्यार और समर्थन देना चाहिए और उसे उसकी रुचियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटे के लिए पिता का एक मार्गदर्शक और सलाहकार हो सकते हैं जो उसके जीवन की चुनौतियों में उसका साथ दे और उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में मदद करे। व्यस्त होने के बावजूद बेटे के साथ हर दिन बातचीत के लिए समय निकालें, इससे नजदीकी बनी रहती है और बेटा अपनी बातें खुलकर साझा कर पाता है। बेटे की उपलब्धियों के साथ साथ उनके असफलताओं में भी उनका साथ दें, उसे यह विश्वास दिलाए कि आप हमेशा उसके साथ हैं चाहे कोई भी स्थिति हो। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपका समय अब नहीं है, वो डिजिटल और बहुत तेज बहाव वाला युग है जहां बच्चे आपकी बातें सुर झुकाकर सुन लेंगे। भाई अब तो ये दोनों तरफ से ये ताली बजती है कि पिता को भी सोचना चाहिए और पुत्र या पुत्री दोनों को भी सोचना चाहिए, संतान को भी। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहुत नाजुक सा रिश्ता है और उसके निर्वहन में त्याग और समर्पण की ही सरिता भरपूर मधुर संगीत घोल सकती है। फिर कहा गया है कि जब पिता का जूता पुत्र के पांव में आने लगे फिर पुत्र केवल पुत्र ही नहीं अपितु मित्र हो जाए करता है और हमें फिर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर बचपन में ही अपने अमूल्य समय का समर्पण उसके सही लालन पालन में किया है फिर उसके कुसंस्कारी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ये बड़ी अलग सी बात लिखी है कि जूते पिता के जूते पहनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। पिता के जूते, पिता की शर्ट, पिता के कपड़े पहनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर और चले निकल जाते हैं, पिता को पता भी नहीं होता है। अगर उसमें कुछ गिरा दिया, खराब कर दिया तो पिताजी नाराज भी हो जाते हैं। और एक और कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है कि दोनों का रिश्ता आपसी प्रेम, सहयोग और विश्वास का होना चाहिए। दोनों की भावनाएं एक जैसी हो। पिता अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी उसे अच्छा सिखाने में बिताए हों और उसके जीवन में अच्छे संस्कार दिए हैं तो पुत्र का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने पिता के जीवन में उन पर कभी कोई परेशानी ना आने दे। एक हमारे साथी ने लिखा है, एक उन्होंने संस्कृत में सुभाषित लिखा है कि ललेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते षोडश वर्ष पुत्रे मित्र वदाचरित, यानी कि 5 बरस तक लाड़ दुलार करो, 10 बरस तक उन्हें डांट भी सकते हैं, लेकिन पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाता है उसे मित्र कहकर उसे आचरण करो। ऐसा संस्कृत का सुभाषित है जो व्यवहार में उचित साबित होता है। 16 साल तक पुत्र को पढ़ाओ, सिखाओ, उपदेश भी कर लो, बाद में उसे खुद की वैचारिक सामाजिक जिम्मेदारी खुद उठाने दो। मित्र की तरह उससे बर्ताव करो। पिता पुत्र का रिश्ता निश्चित ही सुनहरा मोड़ ले लेता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ
या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में। सोनाली, एक टिप्पणी और आई है, एक क्या कई टिप्पणियां हैं पिता पुत्र के रिश्ते पर। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता और पुत्र के बीच विचारों और समस्याओं को खुलकर साझा करना चाहिए। पिता को बेटे के फैसलों पर भरोसा करना चाहिए। एक साथ खेल खेल कर, काम करके या सिर्फ बातचीत करके रिश्ता गहरा होता है और पिता पुत्र का रिश्ता माँ के बराबर ही होता है। एक हमारे साथी लिखते हैं, एक पिता बेटे का रिश्ता हो कैसा, जैसे बादल में छुपा हो पानी जैसा। क्या बात दूर है? दूर तक एक पिता चलता है, बेटी की कुछ ख्वाहिश आंखों में लिया रहता है। क्या बहुत बढ़िया। और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि बराबरी की बातचीत हो तो ज्यादा सही रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा अपने को मन की बात, सुख दुख सब कुछ अपने पिता से कह सके, ऐसा रिश्ता हो। निडर होकर अपनी गलतियों को रखे और पिता भी उससे उन गलतियों को एक दोस्त की तरह सुने और फिर उसमें से रास्ता निकाले, न कि पिता की तरह डांट लगाए। माँ और बेटी का भी रिश्ता इसी तरह का होना चाहिए। बच्चे गलत कदम तभी उठाते हैं जब उन्हें लगता है
है कि हमें परिवार वालों से मदद नहीं मिलेगी या फिर डांट पड़ेगी। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि आज के ज़माने में पिता पुत्र का रिश्ता दोस्ती का सा हो गया है। पहले के ज़माने में पिता के लिए आदरयुक्त डर रहता था, पिता के सामने बोलने से पहले पुत्र को सोचना पड़ता था, पर आज पुत्र अपने विचार बेझिझक पिता के सामने रखते हैं और ये दोस्ती की तरह ये नाता हो चुका है। और अब एक गाना सुनते हैं, लेकिन श्रोताओं से ये कहते हैं कि सेल्फी के बारे में जब हम बात करेंगे तो अपना निजी अनुभव लिखकर भेजिए। हाँ, अपने अनुभव साझा करें। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से कितनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सेल्फी का ज़माना है तो सेल्फी कई बार ख़तरनाक भी हो जाती है और यादों में सेल्फी होती है। जब हम मोबाइल की गैलरी में सैर करते हैं तो बहुत सारी तस्वीरें हमें दिखती हैं और हम यादों में सैर करने लगते हैं। एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि ये इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है, हर चीज़ इंस्टेंट, सुख दुख प्रेम विरह सब कुछ। तो फिर फोटोग्राफी के मामले में हम क्यों पीछे रह जाएं? मगर सेल्फी के सुंदर संसार ने जब हमारे जीवन में कदम रखा तो अपने साथ तमाम जोखिम भी लाया। हम बाहर जाते हैं तो भूल गए कि किसी झरने के किनारे बैठकर खामोशी से उसकी आवाज सुनना, झरने की धार को महसूसने की बजाय हम सेल्फी लेने के चक्कर में झरने और समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और आए दिन इस तरह की दुर्घटना हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। मैं जहां रहती हूं उनकी एक परिचिता पिछले दिनों भोपाल से इंदौर आई और जब वे लौटने लगी तो भोपाल और सीहोर के रास्ते में एक खूबसूरत पॉइंट है, वो उस पॉइंट पर चढ़ गई और सेल्फी लेने लग गई। नीचे गहरी खाई थी और वो पॉइंट जिस पर वो चढ़कर सेल्फी ले रही थी बहुत सकरा। अचानक उनका पैर फिसला और वो गहरी खाई में समा गई। उनके पति जो कुछ दूर भुट्टे वाले से भुट्टा खरीद रहे थे, कुछ देर तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। वो सावधान रहे, सेल्फी के जोखिम में खुद को न डालें। बाप रे, कितना बड़ा आघात लगा होगा उन्हें। ये सचमुच बहुत दुखद है। एक इसी तरह की बात हमारी एक सखी ने लिखकर भेजी है कि हमारे जबलपुर में भेड़ा घाट बहुत ही सुंदर जगह है। पानी के कारण पत्थरों पर हल्की सी चिकनाहट होती है। जब हम सेल्फी लेते हैं तो इतने मशगूल हो जाते हैं कि इन बातों का ध्यान ही नहीं रहता। पैर फिसलते हैं और अधिक गहरे पानी में हम डूब जाते हैं। कई बार सर पर चोट लगती है। सुखद सपना कैद करते करते अंतिम हो जाते हैं। जब भी फोटो ले या सेल्फी ले तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, परंतु हमारा ध्यान इस ओर होता है कि हम इस तरह से फोटो खींचे जैसे आज तक किसी ने ना लिया हो। इस कारण दुर्घटना हो जाती है। जब दुर्घटनाएं पेपर में हम पढ़ते हैं तो बहुत दुख होता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। सेल्फी के साथ साथ रील बनाने का जो नशा होता है वो और बुरा होता है कि आप वीडियो लेने लगते हैं, उसी समय रील बना लेते हैं। भाई थोड़ा सा दूर से आप फोटो ले लें, रख लें अपनी मोबाइल की गैलरी में। जब आप घर पहुंच जाएं तो आराम से उसकी रील बना सकते हैं।
त्वरित रील बनाना जरूरी नहीं, और जरा नीचे देखें कि जमीन है कि नीचे गहरी खाई है, वो तो देखें। पर लोग भूल जाते हैं और इसमें कितने बड़े हादसे के शिकार होते हैं, और ये बातें लगातार वायरल होती हैं, लगातार लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, उसके बावजूद आंखें नहीं खुलती हैं। ये कौन सा नशा है, ये कौन सी दीवानगी है? तो ये सवाल हम छोड़ रहे हैं आज श्रोताओं के सामने कि जब भी अगर हमारी बात से कुछ लोग प्रभावित होते हैं और सेल्फी लेने जाएं तो हमारी बात को याद रखेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो एक श्रोता की टिप्पणी और पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि सेल्फी लेने की दीवानगी लोगों पर इस कदर हावी हो चुकी है कि वो इसके चक्कर में कब अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। स्मार्टफोन के जरिए खुद से खुद की फोटो लेने अर्थात सेल्फी का क्रेज बीमारी की हद तक बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में ये शब्द इतना प्रचलित हुआ कि 2013 में ऑक्सफोर्ड को भी अपने शब्दकोश में इसे जगह देने को मजबूर होना पड़ा। और इस सेल्फी लेने के चक्कर में कभी कभी हम सेल्फिश भी हो जाते हैं। यानी हमें किसी की जरूरत नहीं, पहले हम फोटो खींचने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मेरी फोटो खींच दीजिए, पर अब सेल्फी के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद की फोटो ले सकते हैं। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि सेल्फी का क्या बोले, सेल्फी लेना एक यादगार पल को कैमरे में सेव करना, जिससे कभी उन यादगार क्षणों को देखकर हम खुश होते हैं और उस बीते हुए समय में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। पर इन यादगार पलों के लिए हमें सुरक्षित जगह का ध्यान रखना चाहिए, इतना सेल्फी में नहीं खोना चाहिए जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए। आजकल ज्यादातर ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं जिसमें सेल्फी लेने के चक्कर में जान चली जाती है, तो उन जगहों पर ही हमें कैमरे में कैद करना चाहिए जिससे अपनी जान को जोखिम में ना डाला जा सके। तो तस्वीर लेने के चक्कर में अपनी जान बचाएं, तस्वीर लें जरूर, लेकिन अपने जहन में, यादों में तस्वीर को बसाएं अपने मन में। मेरे दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में,
तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी, यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल। तस्वीर लेना हम सबका शौक होता है और कुछ लोगों में बड़ा हुनर भी है, बहुत प्यारी तस्वीर लेते हैं। अब लेकिन कई बार वो तस्वीर सेल्फी के रूप में जब आती है तो दुखद भी बन जाती है। एक श्रोता ने लिखा भी है, मैं याद नहीं करना चाहती, मेरे जानने वालों को बेटी का कॉलेज पूरा था उस दिन, तब ही नया नया मोबाइल भी शुरू हुआ था। उसने कॉलेज की छत पर जाकर सेल्फी ली कि आज कॉलेज का आखिरी दिन है। छत से वो जब गिरी तो सबने देखा। कितनी दुखद, बहुत दुखद। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सेल्फी का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। जब उसका इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने और खूबसूरत पलों को कैद करने के लिए किया जाता है तो एक वरदान है, लेकिन जब खतरनाक जगहों पर लापरवाही से ली जाती है तो जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमें सावधानी रखना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा कि सेल्फी लेना एक हद तक ठीक है, पर बरसात में पहाड़ी जगहों पर नदी के किनारे दुर्घटना घट सकती है, पर युवा इसका ध्यान नहीं रखते। नदी के किनारे क्यों, झील के किनारे, समंदर के किनारे, ट्रेन में, बस कहीं में, भी, हर कहीं जगह भी लेते हैं। आपको ऊंचे ब्रिज पर जाकर लेते हैं तो उन्हें दिखाना होता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी करामात की है, पर ये जो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है देखते वक्त होड़ सी लग गई है लोगों में, होड़ सी लग गई कि हम कितनी ज्यादा तस्वीरें लेकर रील बनाकर इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। एक श्रोता ने लिखा है कि सेल्फी हमारी तो यादगार सेल्फी माता वैष्णो देवी के भवन पर थी, मेरी धर्मपत्नी की और बच्चों के साथ लेके आरती मिली, उसके बाद चुनरी पहनाई माता को, जिसे हमने फ्रेम करवा के रखा है। भाई इस तरह की जो यादगार सेल्फी है वो तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है, मुझे तो सेल्फी लेना अच्छा भी नहीं लगता और जब हम कहीं होते हैं तो चाहते हैं कोई दूसरा मेरे साथ इस सुखद मनोरम पल को मेरे कैमरे में कैद कर दे, वैसे मैं करवाती हूँ। यानी खुद से लेना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है कि चलो कोई साथी तो होता है ना कि इस एंगल में खड़े हो जाओ या इस एंगल में खड़े हो जाओ, किस तरह से आएगी, फिर नहीं ये अच्छी नहीं खींची, ये अच्छी, तो उसमें हमारी बातचीत, हमारा संवाद भी हो जाता है ना उस बहाने। नहीं तो सेल्फी में तो सिर्फ खुद को ही एडजस्ट करना होता है हमें। लेकिन वहाँ भी सावधानी है, हाँ वहाँ की जरूरत है, क्योंकि आप खड़ी हैं और पीछे से आप कह रही हैं कि हाँ यहाँ से ले लो, इधर घूमिए, और पीछे अगर घाटी है तो पता नहीं चलता, तो बैलेंस बिगड़ने में देर नहीं लगती है वहाँ भी। तो सावधानी तो बरतनी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारी बेटी को सेल्फी का बड़ा ही शौक है, पर वो पूरी तरह से संभल कर लेती है और सब पहले से देख लेती है कि क्या कहाँ कैसा है। हम उसे मना करते हैं तो कहती है मम्मा आप अच्छा फोटो नहीं लेती तो मैं सेल्फी ले लूंगी। ये असल में क्या होता है कि जब हम बातें करते हैं, लेकिन जब हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल होता है, तो भूल जाते हैं। हम अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, हम कहीं घूमने गए थे तो वहां पर एक झरना बहता हुआ नजर आया और गाड़ी रोकी, हम लोगों ने फोटोज खींची बहुत सारी। तो झरने के सामने एक जगह ऐसी थी, झरना बहकर वो एक अलग नदी की शक्ल में आगे बह रहा था। तो वहां मुझे लगा कि मैं भी जाके उस पानी को कैमरे में कैद कर लेती हूँ, लेकिन वहां नजदीक जाने के लिए देखा तो मिट्टी काफी सी भुरभुरी थी और देखने में नहीं लग रहा था, बस उसमें थोड़ी थोड़ी किनारे की ओर दरार सी दिख रही थी। तो मैंने हल्का सा पैर रखने, मतलब जरा सा पैर टच किया, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो लगा यहाँ तो ठीक ठाक है, लेकिन डर लगा कि नहीं, ये सावधानी बरतनी चाहिए।
तो जब हम दूसरों को सिखाते हैं कि सावधानी बरतिए तो खुद को भी आत्मसात करना चाहिए, खुद पे भी। तो हम वहाँ मैंने नहीं ली। यानी ऐसे नहीं है कि सिर्फ ज्ञान देना है और खुद उसे अमल में नहीं लाना है, तो खुद को भी सावधानी पूर्वक। नहीं, बच्चों को कह रहे हैं कि भाई जाओ मत उधर, और खुद ही चले गए तो बच्चे बोलेंगे कि आप तो जाते हो, हमें क्यों मना करते हो। तो इसलिए खुद भी संभाल के सेल्फी खींचे, फोटोज खींचे और दूसरों को भी संभालने के लिए कहें। और अब क्या करें? अब गाना सुन ले। सुनते हैं। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। फिर ये हुआ कि समय ने कहा कि अब गाना आगे नहीं सुनवा सकते हैं, तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।